हे गाइस, स्वागत है और एक न्यू वीडियो में। तो वीडियो को डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी की शुरुआत में बताया जाता है कि एक समय की सबसे खूबसूरत एम्पायर अब खंडहरों और आग की लपटों में धधक रही है, जहां रेंगन क्लान के फैमिली मेंबर, सर्वेंट, वहां की वर्कर्स सभी को मार के फेंका जा रहा था। जबकि इन सब पागलपन के बीच रोज फैसल के रेंगन क्लान की यंग मास्टर अपनी जान को जोखिम में डालकर अपनी आखिरी सांस तक लड़ने की कोशिश कर रहे थे और अपनी जगह पर टिके थे। एक मिस्टीरियस गुट का आदमी जो कि रेंगन क्लान के यंग मास्टर के खिलाफ उनके सिंहासन छीनने के लिए लड़ाई कर रहा था। एक फैमिली लड़ाई है जो कि सिंहासन के लिए लड़ाई की जा रही है, लेकिन हमारे हीरो को अभी तक ये बात पता नहीं है कि ये मिस्टीरियस आदमी है कौन। यहाँ तक कि उसे ये बात भी पता नहीं है कि फैमिली के किस मेंबर के साथ वो यहाँ पर लड़ाई कर रहा है और वो फैमिली मेंबर उसे नुकसान क्यों पहुँचा रहा है। लेकिन उससे पहले कि हम कहानी की गहराई में जाए, हमें रेंगन क्लैन की थोड़ी जानकारी यहाँ पर बता दी जाती है। बताया जाता है कि रेगनल क्लैन ग्रैंड डुकाल क्लैन का एक क्लैन जो महाद्वीप के सबसे उत्तरी छोर पर एम्पायर की रक्षा करती है। यही कारण है कि रेगनल क्लैन हजारों वर्षों से उत्तरी दीवार के रूप में खुद को एक मजबूत हिस्सा बना कर रखी है। ये इसलिए क्योंकि एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन है जिनके बारे में कहा जाता था कि इनको ड्रैगन ब्लड विरासत में मिली थी, और ड्रैगन ब्लड लाइन में जितने सारे लोग हैं उनके पास मैजिकल पावर, ऑरा, सहनशीलता और स्वॉर्डमैन की शक्ति विरासत में मिली थी। यहाँ पर सबको अपनी मैजिकल पावर विरासत में मिली थी, स्वॉर्डमैन की पावर भी, लेकिन सिवाय एक को छोड़कर, जो था थियो, जो कि हमारी कहानी का मेन लीड है, जो कि रेगनल क्लैन का उत्तराधिकारी है, जिसके सामने वो मैदान में खड़ा है। उसके आमने सामने वो उसका गुरु है, यानी कि उसका स्वॉर्डमैन मास्टर, जिसने रोज फैसल को धोखा दिया है, जो कि रेगनल क्लैन का ही एक हिस्सा है। लेकिन अभी तक हमारे हीरो को अपने एनिमी के बारे में उसकी असली पहचान पता ही नहीं थी। थियो घुटनों पर गिरा होता है और वो लहूलुहान था, और सामने जो उसका एनिमी था उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम अभी तक कुछ भी नहीं सीखे। लेकिन हमारा हीरो इसे अभी भी पहचान नहीं पाया, लेकिन ये गंदा आदमी उसका और भी मजाक उड़ाता है और कहता है कि तुम अभी तक कुछ नहीं सीखे, चाहे तुम कितना भी एफर्ट डालो तुम कुछ नहीं सीखने वाले। तुम जैसा आदमी चाहे कितना भी एफर्ट डाल लो कभी भी कुछ नहीं सीख सकता, चाहे तुम रेगनर फैमिली से ही क्यों नहीं आते हो। वो अपने चेहरे से मास्क उतारते हुए कहता है कि इतनी बड़ी फैमिली में पैदा होने के बावजूद भी देखो तुम्हारे पास कोई भी टैलेंट नहीं है, लेकिन मैं भी अब आपके साथ आसानी से पेश आने नहीं वाला। यंग मास्टर थियो, जिसके बाद वो अपनी पूरी मार्क्स को उतार देता है। ये देख कर थियो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, उसकी आंखों में हैरानी साफ साफ दिख रही थी, और वो कहता है कि रैंडोन, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया। तब रैंडन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे पास टैलेंट ना होने के बावजूद भी तुम्हें ट्रेन करते हुए देखना कितना ज्यादा बोरियत का काम था, स्पेशली तब जब मुझे पता है कि तुम्हें हार्ड ट्रेनिंग के बावजूद भी तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला था। यानी कि ये बूढ़ा उसको बहुत गलत ट्रेनिंग दे रहा था। वो काफी ज्यादा उसका मजाक उड़ाता है और उसे कहता है कि एक टैलेंटलेस होना कितना ज्यादा हंसी की बात है। तुम्हें जब मैं रोज ट्रेनिंग देता था तो मुझे काफी ज्यादा हंसी आती थी, क्योंकि तुम काफी ज्यादा बेचारे हो। तुम्हारी इतना हार्ड ट्रेनिंग के बावजूद भी तुम्हें कभी भी कुछ नहीं मिलने वाला था, तुम्हें तो जाके कहीं पर छुप जाना चाहिए था। थियो की इसकी सच्चाई जान के काफी ज्यादा दुख होता है और वो गुस्से में अपनी दांत को पीसने लगता है। तब वो जोर से तलवार को मिट्टी के ऊपर गाड़ते हुए उससे पूछता है कि इसका मतलब क्या था। क्या तुम मुझे ट्रेनिंग देने के लिए मेरे पास नहीं आए थे? इसका मतलब ये था कि तुमने जानबूझ के मुझे सारी यूजलेस टेक्निक सिखाई थी शॉट की, बस इसलिए क्योंकि तुम रोज पहले इसको अपने नाम करना चाहते थे, और जिसके बाद तुम उसे सेल करने वाले थे। तुम कमीने में तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। जिसके बाद अपनी पूरी ताकत लगा के उस तलवार को उठाने लगता है, लेकिन रैंडोन यहाँ पर बिना कुछ बात बोले अचानक से उसके हाथ उसके बाजू से अलग कर देता है, जिससे हमारा हीरो लहूलुहान हो जाता है और दर्द के मारे कहराने लगता है और चिल्लाने लगता है। तब रैंडोन धीमी सी आवाज में बोलता है कि यंग मास्टर, आप मेरे ऊपर इल्जाम क्यों लगा रहे हो। अचानक से उसके सर को पकड़कर आगे को घुमा देता है और कहता है कि देखो, और सामने को दिखाते हुए कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। सामने की ओर देखो, रोज प्लेस कैसे बर्निंग हो रहा है, आग की लपटों में धधक रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। देखो सामने की ओर, क्यों तुम्हारे फैमिली मेंबर मर रहे हैं। जबकि हमें देखने को मिलता है कि और एक बंदा उसकी माँ की सर के बालों को पकड़ के घिसराते हुए उसके पास लेके आता है और उसके पास आके उसको पटक देता है। रैंडोन कहता है कि देखो तुम्हारी माँ की लाश को, जो कि बेजान पुतलों की तरह पड़ी हुई है, एकदम ठंडा। यो अपनी आंखों के सामने अपनी माँ की बेजान लाश देख पा रहा था, उसे अपनी आंखों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था। रैंडोन उसके सर के बालों को अभी भी पकड़े हुए था और उसको दिखाता है कि देखो ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, क्योंकि तुम एक नाकाबिल स्वॉर्ड मास्टर हो। तुमने स्वॉर्ड को बिल्कुल भी नहीं सीखा और तुम आज हार चुके हो।
ये क्लान बस स्ट्रॉन्ग लोगों को बिलोंग करती है, बस स्ट्रॉन्ग लोग। जबकि रैंडोन थियो के कानों के पास आके कहता है उसे कि तुम यहाँ के सबसे बड़े कमजोर हो, इसी वजह से आज तुम यहाँ पर मर चुके हो। तो कि सुन के काफी ज्यादा गुस्सा आता है, वो अपने दांत को पीसता है और एक हाथ से अपनी तलवार को जोर से पकड़ता है। जैसे वो घूम के उसके गर्दन को काटने ही वाला था, तब ये घूरती हुई तलवार आके पहुंचती है और पीछे से कोई जोरदार किक मारता है, जिस वजह से वो 3 मीटर जाके दूर गिरता है। जिसके बाद वो बंदा कहता है कि तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो और रैंडन को कहता है कि इसको अभी खत्म कर दो। रैंडन उस आदमी से कहता है कि सर मुझे माफ कर देना। जिसके बाद वो थियो के पेट में पूरा शॉट घुसा देता है। थियो अब यहाँ पर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। वो कहता है कि क्या बस अब इसी तरह से खत्म होने वाला है? मैं तो बस अपनी यादों को याद कर रहा था, लेकिन क्या बस अब सब कुछ ऐसे ही होने वाला है? मैं तो अपनी आदमियों को और अपने क्लैन किसी को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। सब मेरे आंखों के सामने जल रहे हैं, सब कुछ खत्म होने वाला है। हम देखते हैं कि उसकी आंखें बंद हो रही थी और उसकी आंखों के कोनों में पानी था। काश मेरे पास भी कोई अच्छा सा टैलेंट होता, काश मैं भी कुछ कर पाता, काश चीजें थोड़ी सी अलग होती और मैं भी कुछ कर पाता। और इसी के साथ वो अपनी आंखें यहाँ पर बंद कर लेता है। लेकिन यहाँ पर अजीब सी एक बात होती है, यहाँ पर एक नोटिफिकेशन ओपन होता है और यहाँ पर एक सिस्टम ओपन होता है जिसमें लिखा होता है कि तुम अभी मर चुके हो और सिस्टम उसे बताता है कि तुम्हें यहाँ पर एक न्यू चांस दिया जा रहा है। तब थोड़ी देर बाद अचानक से थियो की आंखें खुलती है जब उसके सामने वो रैंडन को देख पाता है। उसे यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता कि यहाँ पर हो क्या रहा है, क्योंकि अभी अभी तो मरा था। उसे लग रहा था कि वो मर चुका है और अपनी लाइफ का फ्लैशबैक देख रहा है। लेकिन उसे गुस्सा तो तब आता है जब उसके सामने उस रैंडन का फेस देख पाता है, क्योंकि मरने के बाद भी उसका फेस उसके सामने आ रहा था। और निराश हो जाता है और कहता है कि सिट का चेहरा मेरे सामने क्यों आ रहा है? क्या डेथ के बावजूद भी ऐसा मोमेंट आता है? लेकिन जब वो बड़ी सी सांस लेके अपनी आंखें खोलता है तब वो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके सामने एक सिस्टम ओपन होता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हें रैंडन के फेस पे एक जोरदार पंच करना है। उसे फिलहाल कुछ भी समझ में नहीं आता कि यहाँ पर हो क्या रहा है। वो हैरान लग रहा था। वो रैंडन का फेस और सिस्टम दोनों को बार बार घूर रहा था। उसे अजीब लग रहा था और वो अपने मन में सोच रहा था कि फ्लैशबैक ऐसे कैसे काम करती है और क्या वो जिस सिस्टम को देख पा रहा है, क्या रैंडम भी उस सिस्टम को देख पा रहा है? लेकिन अब वो कुछ डिसाइड करता है, इसलिए वो अपने हाथ में पड़ी हुई छड़ी को छोड़ देता है और अपने हाथ की मुट्ठी को बहुत जोर से सख्त बना लेता है। उसे लग रहा था कि ये गॉड का गिफ्ट है, क्योंकि गॉड ने उसे एक चांस दिया है कि उसका फ्रस्ट्रेशन वो एक मुक्के में निकाल सके, वो भी रैंडम के चेहरे पर मार कर। हो सकता है कि एक सपना हो, लेकिन से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी मुट्ठी को जोर से कसता है, पूरी जान लगाकर रैंडम की ओर बढ़ता है मुक्का मारने के लिए। और पूरी जान लगाने के बाद वो रैंडम के फेस पर एक जोरदार पंच मार ही देता है, जिससे रैंडम का कोई भी रिएक्शन नहीं चेंज होता। लेकिन यहाँ पर थियो कहता है कि ये ड्रीम इतना ज्यादा रियलिस्टिक क्यों लग रहा है? इसको पंच मैंने मारने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ रियल में मारा है। लेकिन तब तक रैंडम गुस्से में आ जाता है और वो घूम कर एक जोरदार पंच करता है, जिससे जाकर थियो दूर गिरता है। 2-3 मीटर दूर गिरने के बाद रैंडम उठ कर बैठता है और वो अपने पेड़ को पकड़ते हुए कहता है कि ये कैसे हो सकता है? मुझे लगा कि ये ड्रीम है, लेकिन ड्रीम के अंदर ही मुझे असली वाला पेन हो रहा है। जबकि रैंडन सांस फेंकते हुए कहता है कि मैं तुम्हें समझ सकता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, क्योंकि तुम्हारी वेकनिंग सेरेमनी अभी बहुत ज़्यादा पास है, जबकि तुम्हारे इतना एफर्ट डालने के बावजूद भी तुमने कुछ नहीं सीखा है। वेकनिंग सेरेमनी का नाम सुनकर थियो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन तब रैंडन कहता है कि मैं ऐसे किसी को नहीं छोड़ सकता, चाहे वो मेरा स्टूडेंट ही क्यों ना हो या चाहे वो रेंजर ही क्यों ना हो। अगर वो अपने मास्टर के खिलाफ जाएगा तो उसे पनिशमेंट तो भुगतनी ही पड़ेगी, लेकिन एक रीजनर होने के नाते तुम्हें स्वॉर्ड को यूज करना चाहिए, ना कि तुम्हें पंच मारनी चाहिए। फिलहाल के लिए मैं तो यहाँ से जाता हूँ, मैं तुम्हें नेक्स्ट लेसन में मिलता हूँ। जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। लेकिन यहाँ पर थियो को कुछ भी समझ में नहीं आता कि अभी अभी हुआ क्या। लेकिन आसपास के और जितने सारे स्टूडेंट होते हैं वो काफी ज्यादा थियो का मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि देखो, एक रेगनर होने के नाते होने के बावजूद भी इसे स्वॉर्ड चलाना नहीं आता, ये तो बिल्कुल टैलेंटलेस है। अब हमें तो शक हो रहा है कि ये सच में रेजनर फैमिली से बिलोंग करता भी है कि नहीं करता। ये इतना ज्यादा बेकार कैसे हो सकता है? इतना तो कोई नाजायज औलाद भी इतना बेकार नहीं होता जितना कि ये बंदा है। इसने अपना पूरा पावर देने के बावजूद भी इसके पास कोई भी टैलेंट नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ थियो को इन सब के बातों का कोई भी असर नहीं पड़ रहा था। उसे अभी भी बिलीव नहीं होता कि ये जो पेन उसके बॉडी में हो रहा है वो असली पेन है। वो इस दर्द को साफ साफ महसूस कर सकता है, लेकिन ये फ्लैशबैक नहीं हो सकता। ये सिचुएशन अलग है, लोग अलग है, दर्द अलग है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? और उसने कहा कि अवेकनिंग सेरेमनी होने वाला, इसका मतलब ये है कि मैं 10 साल पीछे तो नहीं आ गया। लेकिन नहीं, क्या अगर ये सच है तो प्लीज ये सच होने दो।
लेकिन ये कैसे हो सकता है, उसे अभी भी भरोसा नहीं होता। तभी उसके सामने फिर से सिस्टम ओपन होती है और सिस्टम उसे कांग्रेस करते हुए कहती है कि तुमने अपना फर्स्ट क्वेस्ट को कंप्लीट कर लिया है, तुमने एक रेगना टैलेंट को एक्टिव किया है, तो क्या तुम इस रिवॉर्ड को रिसीव करना चाहोगे, यस या नो। यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन वो यस के बटन पर क्लिक करता है, जिसके बाद उसकी पूरी बॉडी जोर से चमकने लगती है और उसे सिस्टम बताती है कि जब भी तुम अब कुछ नया टैलेंट लोगे तुम्हारे सारे आंकड़े अब बहुत ही तेजी से बढ़ेंगे। और यहाँ पर थियो काफी हैरान था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता यहाँ पर चल क्या रहा है। जिसके बाद रोज पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये बुढ़ा बता रहा था उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतना बेकार बच्चा कभी नहीं देखा, लेकिन जब वो है तब डरने की क्या बात है, इसके जैसा टीचर पूरी धरती में दिया लेके ढूंढोगे तब भी नहीं मिलेगा। मैं उसे अवेकनिंग सेरेमनी के 5 महीने पहले ही उसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दूंगा। तब लेडी सेसिलिया उसे कहती है कि हाँ उनको उसके ऊपर भरोसा है। लेडी सेसिलिया थियो की मदर थी और रेस प्लेस की रानी थी। लेडी सेसिलिया उसे काफी सारे पैसे देती है और कहती है कि मेरे बेटी को थोड़ा सा और ध्यान देना ताकि वो जल्दी से सीख सके। तब रेंडन उसे कहता है कि वो ज्यादा चिंता ना करे, इस बार उसने प्लानिंग किया है कि वो दिन और रात दोनों में ट्रेनिंग देगा। लेकिन हमें पता चलता है ये बुढ़ा तो जानबूझकर उसे नहीं सिखा रहा था अच्छे से, और कहता है कि माना कि उसके पास टैलेंट की कमी है लेकिन मैं उसे जानबूझ के नहीं सिखा रहा हूँ, जैसा माँ वैसा बेटा, ये खानदानी गुण यहाँ से बाहर कभी नहीं जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, देखो तो मुझे कितनी सारी मुद्राएं मिली है, ये इनाम काफी ज्यादा है। वैसे भी मुझे उस गुमनाम आदमी ने कहा था कि थियो और उसके परिवार के बारे में, उसके ट्रेनिंग के बारे में अगर मैं उसको जानकारी देता रहूंगा तो वो मुझे इससे भी ज्यादा इनाम देता रहेगा। ऐसा लगता है कि रेंगा के मूर्ख लोग मेरे ऊपर ज्यादा उपकार कर रहे हैं। तभी वो सामने से थियो को भाग के आते हुए देखता है, लेकिन थियो उसे इग्नोर करके चला जाता है। जबकि हम देखते हैं कि थियो भागते हुए सीधा अपनी माँ के पास जाता है और दौड़ के उनके गले लग जाता है। उसकी माँ कहती है कि मुझे लगता है कि तुम आज काफी ज्यादा ट्रेनिंग कर चुके हो, इसलिए शायद से तुम थक चुके हो। लेकिन वो हैरान हो जाती है क्योंकि थियो उसे पकड़ कर जोर से रोने लगता है। थियो अपनी माँ को पकड़ कर अभी भी रो रहा था और सोच रहा था कि 10 साल पहले पास्ट में जो हुआ था वो अभी भुगत के आया है। पास्ट में उसकी माँ की आंखें बंद थी, लेकिन अब उसकी माँ उसके सामने बिल्कुल जिंदा खड़ी है, जिसे देख कर उसकी आंखों में पानी आ जाता है। वो सोच लेता है कि पास्ट में जितना ज्यादा वो कमजोर था अब वो बिल्कुल नहीं होगा। अगर वो मिस्टीरियस मैसेंजर बिल्कुल सच होगा तो वो इस बार स्ट्रॉन्ग बनेगा। वो अपने आप से प्रॉमिस करता है कि जो लड़ाई आगे होने वाली है उसमें वो बिल्कुल भी नहीं हारेगा, वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा कि कोई उसका बाल भी बांका ना कर पाए, इतना स्ट्रॉन्ग कि वो रैंडम से आराम से अपना बदला ले सके। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये था कि अगर उसे रैंडम से बदला लेना है तो उसे अपनी इस वीक बॉडी को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। इसलिए वो पूरे फोकस के साथ अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ट्रेनिंग करने लगता है। उसके प्रीवियस लाइफ में जिस एजेंसी में वो काम करता था जिसका नाम ब्लैक स्नो था, उसे पता नहीं था कि उसे बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा था। क्योंकि इसके पास स्किल नहीं था इसलिए उसे दूसरी जगह भेज दिया गया था, जिस वजह से उसकी जानकारी लीक हो गई थी। वहाँ पर जो पॉइजन हुआ करता था जो कि बॉडी में जाके ब्लड लाइन को और भी ज्यादा सर्कुलेट करता था, जिस वजह से जो ब्लड लाइन शॉर्ट था वो और भी ज्यादा ताकतवर बन जाता था। इसकी रियल पावर तो फ्यूचर में पता चलेगी जब लड़ाई होगा, लेकिन एक सीक्रेट मैनुअल है। लेकिन मेरी प्रीवियस लाइफ में सबसे बड़ी बात तो ये थी कि मेरे पावर की लैकिंग होने के कारण मैंने अपनी ट्रेनिंग को छोड़ दिया था बीच में ही। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला क्योंकि मेरे पास रेजनर टैलेंट है। क्योंकि मुझे पता है वो जो मैसेज है सिस्टम का वो बिल्कुल असली है और सिस्टम उसे बताता है कि तुम्हारे बॉडी का ट्रेनिंग जो होता है वो 100 में से 27% हो चुका है। और वो काफी ज्यादा ट्रेनिंग करने लगता है। ये देखकर बाकी के जो लोग होते हैं वो कहता है कि कितना ज्यादा दौड़ेगा, क्योंकि इसने बिना रुके काफी ज्यादा बार उसने दौड़ लगाई। इससे पहले तो मैंने इसे कभी इतना ज्यादा ट्रेनिंग करते हुए नहीं देखा है। दूसरी तरफ थियो बिना रुके काफी ज्यादा मेहनत कर रहा था। वो ट्रेनिंग के ऊपर इतना ज्यादा फोकस कर रहा था कि उसकी बाकी चीजों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। ऐसे ही कुछ दिन का टाइम बीत जाता है, लेकिन थियो अभी भी प्रैक्टिस कर रहा था। वो बिना रुके प्रैक्टिस करे जा रहा था। जबकि नाइट का सीन होता है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा बोर हो रही थी और सिगरेट पी के धुआं फेंकते हुए कहती है, ये बेवकूफ लड़का बिना सोए लगातार कुछ दिनों से प्रैक्टिस करे जा रहा है और इतना ट्रेनिंग करने के बावजूद भी क्या इसके पास सच में कोई टैलेंट नहीं है। ये लड़की ट्रेनिंग ग्राउंड की मैनेजर होती है जिसका नाम इवलेन नॉन इविल होता है। जबकि हम देखते हैं कि थियो भूखे प्यास से ट्रेनिंग में लगा हुआ था और वो कहता है लगता है कि मैं मर जाऊंगा, अभी तक मेरी बॉडी लिमिट 100 नहीं हुई है। परसों नाइट की ही बात देख लो, जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था और मैंने थोड़ा सा जैसे ही आराम करने की कोशिश किया मेरा 90 से सीधा 89 हो गया। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरा थोड़ा सा आराम मेरी बॉडी लिमिट को कम कर देगा,
लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि मुझे बिना रुके अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करना पड़ेगा जब तक मैं अपने लिमिट तक नहीं पहुंच जाता। जबकि हम देखते हैं कि उसका लिमिट पूरा होने में बस कुछ ही पॉइंट का बाकी था, जबकि उसकी बॉडी जवाब दे चुका था, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मान रहा था। वो चलने का काबिल भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो मेहनत करे जा रहा था। वो रुक नहीं रहा था। वो अपने आप से कहता है कि मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता, मैं किसी भी तरीके से नहीं रुक सकता, बस थोड़ा और फिर मैं जीत जाऊंगा। जबकि इसकी डेडिकेशन देख के इविल काफी ज्यादा हैरान होती है। जबकि दूसरी तरफ थियो बिना रुके ट्रेनिंग करे जा रहा था। वो दौड़े जा रहा था बिना रुके, क्योंकि उसे किसी भी तरीके से क्वेस्ट 2 पूरा करना था। वो अपनी पूरी जान लगा देता है और आखिरकार जाके उसका 100% पूरा हो जाता है। और उसे सिस्टम कॉन्ग्रेचुलेशन बताती है, क्योंकि तुमने अपना ड्रैगन हार्ट को कंप्लीट कर लिया है। और सिस्टम उसे ये भी बताती है कि पास्ट लाइफ की जो मैजिक पावर थी उसने वो भी उसे रिसीव कर दिया है और ये रिवार्ड के तौर पर मिलेगा। तो क्या थियो इसे रिसीव करना चाहेगा, यस या नो? लेकिन थियो इतना ज्यादा थक चुका था कि वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। उसकी बॉडी में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि वो एक पल भी यहाँ से हिल पाए, लेकिन वो किसी तरह से कांपते हुए हाथों से एस के बटन पर प्रेस कर देता है और उसकी पूरी बॉडी चमकने लगती है। दूसरी तरफ ये नजारा इवेल भी देख रही थी और उसे भी समझ में नहीं आता कि है क्या। जब थियो की आंखें खुलती है तब वो अपने आप को एक घर में देख पाता है। उसे समझ में नहीं आता कि ये कौन सी जगह है। तब वहाँ से इवेल आती है और कहती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, यह ट्रेनिंग ग्राउंड का ब्रेक रूम है। वो उसे कहती है कि अगर तुम इसी तरह से ट्रेनिंग करते रहोगे तो तुम भी नहीं बचोगे, चाहे तुम रेगनल फैमिली से ही क्यों नहीं आते हो। क्या मैं तुम्हें याद हूँ? मैं ट्रेनिंग ग्राउंड की मैनेजर हूँ, एवलिन नियर इवेल। मॉर्निंग में जब तुम ट्रेनिंग कर रहे थे तब तुम अचानक से बेहोश हो गए, इसलिए मैं तुम्हें उठा कर यहाँ पर लेके आई हूँ। थियो कहता है कि हाँ मुझे पता है, थैंक यू इसके लिए। तब इवेल उसे पानी का कप थमाते हुए कहती है कि तुम अवेकिंग सेरेमनी से पहले अपने मानव को किसी भी हालत में ओपन करना चाहते हो, इसलिए तुम इतना ज्यादा ट्रेनिंग कर रहे हो। क्या ये बात सच है? तुम्हें तो रेंजर क्लान के बारे में पता ही होगा। तब थियो उसे कहता है कि हाँ। तब इविल उसे बताती है, तब तो तुम्हें बिल्कुल पता होगा कि रीजनल क्लैन का रूल तोड़ने से क्या होता है। थियो पानी के पीते हुए कहता है, लेकिन तुम अचानक से मुझसे ये सब बातें क्यों पूछ रही हो? वो कहती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि जब तुम बेहोश हुए थे तब उसके बाद तुम्हारे बॉडी के अंदर जो माना था वो काफी जोर से चमक रहा था। ये बात सुन के थियो हैरान हो जाता है, लेकिन इविल उसे पूछती है कि इसका मतलब ये है कि तुमने अपनी माना को ओपन कर लिया है, यंग मास्टर थियो रेगनर। ये बात सुन के थियो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसे इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। वो सोच रहा था कि अगर ये सच में होता, अगर मैंने अपने माना हेल को ओपन कर लिया होता तो अभी तक मैं जिंदा ना होता। तभी उसकी हार्ट फिर से चमकने लगती है और उसे बताया जाता है कि तुमने अपने ड्रैगन हार्ट को ऑब्टेन कर लिया है। तब जाकर उसे याद आता है कि नाइट में जो ट्रेनिंग कर रहा था उसके लिए उसका जो माना हेल था वो ओपन हो चुका है और उसका जो ट्रेनिंग था वो 100% कम्प्लीट हो चुका था। इसी वजह से उसे रिवॉर्ड के तौर पर ये मिल चुका है और उसका ड्रैगन हार्ट चक्रा भी ओपन हो चुका है। ये जान के वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। कहा जाता है कि माना हार्ट जो है वो ड्रैगन हार्ट में रखा जाता है, लेकिन जो माना हार्ट है वो बहुत ज्यादा स्पेशल होता है और ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। इसलिए जो ह्यूमन होते हैं वो माना हार्ट को अपने पेट के निचले हिस्से में रखते हैं, क्योंकि जो ह्यूमन हार्ट है वो माना हेल को अपने हार्ट में नहीं रख सकता, क्योंकि माना हेल सिर्फ ड्रैगन हार्ट में ही रह सकता है। इसी वजह से जो वॉरियर होते हैं वो माना हेल को अपने पेट के निचले हिस्से में रखते थे और इस वजह से जो रेगनल होते थे वो बहुत ज्यादा पावरफुल होते थे। लेकिन जो ह्यूमन होते थे वो अपने लिमिटेशन को बहुत ज्यादा पार कर चुके थे और वो रख नहीं सकते थे। लेकिन जो हमारा हीरो था यानी कि थियो, उसके पास तो अब ड्रैगन हार्ट आ चुका था। इस वजह से वो शुक्रगुजार है, लेकिन अभी सिचुएशन बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अभी वो खतरे में है। जबकि हम देखते हैं कि इवेल बहुत ज्यादा इवेल लुक दे रही थी और वो थियो को काफी लगातार घूर रही थी। जबकि थियो बताता है जो इवेल है वो रिटायर हो चुकी है, क्योंकि लड़ाई के दौरान उसने अपने लेफ्ट आर्म को खो दिया था। इसी वजह से अब वो मैनेजर है ट्रेनिंग ग्राउंड की। वो व्हाइट आर्मर ड्रैगन कावाली की कमांडर ऑफिसर थी। वो बहुत ज्यादा स्किल थी, इसलिए ड्रैगन कवाली के लोग भी उसके बातें मानते थे। बहुत ज्यादा स्किल थी और वो अपने प्रिंसिपल पर बिल्कुल खड़ी रहती थी। वो ड्रग्स से मस्त नहीं होती थी और अपने न्याय और अपने कानून के लिए बहुत जानी जाती थी। वो इतना ज्यादा स्किलफुल थी, फिर भी उसके पास बेईमानी का कोई भी जवाब नहीं था। वो बेईमानी से बहुत ज्यादा नफरत करती थी और चाहे सिचुएशन कोई भी हो, कभी भी किसी भी सिचुएशन से नहीं डरती थी। वो डट के सामना करती थी। एक बार की बात है, जब मैं बहुत ज्यादा अड़ियल हो गया था तब उन्होंने अपनी पोजीशन से खुद को हटा लिया था। अगर मैं दूसरे शब्दों में अगर बात करूँ तो अगर उन्हें मेरे बारे में पता चल गया कि मेरे पास ड्रैगन हार्ट है और मैं माना हेल को कंट्रोल कर सकता हूँ, तब मेरी हालत ऐसी हो सकती है कि मुझे फांसी पर लटका दिया जाएगा। लेकिन अब सिचुएशन कुछ अलग है, इसलिए अब थियो ठान लेता है कि उसे कुछ तो करना पड़ेगा। इसलिए वो जोर से सांस लेता है और यहाँ पर इवेल से पूछता है क्या वो इस सिचुएशन को संभाल लेगी।
ताकि वो पकड़ा ना जाए। और तुरंत ही इविल से कहता है, मैं इतना जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे मन के अंदर बहुत सारी बातें चल रही होगी। तुम्हारी फीलिंग को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे तुरंत ही यहाँ से मार दोगी। लेकिन सच बताओ, क्या तुम इस चीज को हैंडल कर सकती हो और क्या तुम इसे झेल सकती हो? अगर तुम मेरा साथ दोगी तो मैं उसे एग्जीक्यूट करना चाहूंगा। जबकि कुछ बातें होने के बाद भी थियो यहाँ पर बताता है कि मैं भी रेगनर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, लेकिन अगर बाकी लोगों को पता चलेगा कि तुम रेगनर फैमिली और उनके उत्तराधिकारी के बारे में झूठ बोल रहे हो और तुम्हारी अफवाहें बहुत ज्यादा गलत है, तो उन्हें तुम्हारे बारे में क्या पता चलेगा, जिसके बाद अफवाहें फैलने लगेगी और सारे लोग झूठ के इल्जाम पर तुम्हें दोषारोपण करेंगे, फिर रेगनर फैमिली को बदनाम करेंगे। क्या ये बात सच है? लेकिन यहाँ पर इविल कहती है कि रूल्स आर रूल्स, चाहे कोई भी हो। तब यहाँ पर थियो अपने एक इविल सा लुक देते हुए कहता है, तब तो तुम्हें पता ही होगा कि इसके पनिशमेंट के तौर पर क्या मिलती है। इविल यहाँ पर बताती है कि हाँ मुझे पता है, मुझे एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। थियो यहाँ पर इविल सा लुक देते हुए कहता है, ठीक है, तब तो तुम्हें ये बात पता है। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। अगर तुम्हारी बात झूठ हो तो तुम्हें पता ही है तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। तुम्हें लगता है कि मेरे पास माना हेल है, अगर मेरे पास माना हेल है तो तुम एक बार चेकआउट कर लेना, अगर है तो तुम मुझे मार देना। इविल को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता कि थियो यहाँ पर कह क्या रहा है, क्योंकि अगर उसके पास माना हेल है तो उसे यहाँ पर मार दिया जाएगा। लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि मुझे चेक करो, मुझे पता है कि उसके पास माना हेल डेफिनेटली है, चाहे वो रेगनल फैमिली का ब्लड लाइन ही क्यों ना हो। रूल हर रूल होता है, रूल के खिलाफ मैं नहीं जा सकती। जिसके बाद वो कहती है कि ठीक है, फिर मैं चेक करने जा रही हूँ, कोई भी एक्सपेक्टेशन मुझसे मत रखना। जिसके बाद वो अपनी पावर से थियो के पेट में हाथ रखती है और उसके माना हेल को चेक करने लगती है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसे थियो की ओर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। वो हैरान हो जाती है, वो कहती है कैसे हो सकता है, उसके पास माना हेल क्यों नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं कभी गलत हो ही नहीं सकती। उसकी पूरी बॉडी से माना हेल की ऑरा चमक रही थी, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं यहाँ पर गलत हो गई। जबकि थियो यहाँ पर बहुत ही कीविल सा लुक देते हुए कहता है कि मेरे पास कोई भी माना हेल नहीं है। तब यहाँ पर इविल अपने घुटनों के बल गिर जाती है और उसको ग्रीट करते हुए कहती है कि मुझे माफ करना, मैं अपनी इस बात के लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ कि मैं गलत हो गई, लेकिन मैं अब अपनी छोटी सी लाइफ देकर मैं इस गलती को सुधारना चाहूंगी। थियो अपने मन के अंदर स्माइल करता है और हमें बताता है जो ड्रैगन हार्ट होता है वो दूसरे हार्ट से बहुत ज्यादा अलग होता है। ड्रैगन हार्ट को यूजर कंट्रोल भी कर सकता है और ये बात कुछ ही साल बाद तो रिवील हो जाएगी, जबकि सबको ये भी बात पता चलेगा कि ड्रैगन हार्ट इंसानों के अंदर भी हो सकता है और इस बात की जानकारी से कभी भी नहीं हो सकती कि मेरे पास एक ड्रैगन हार्ट है। अब यहाँ पर इविल मरने के लिए रेडी थी, लेकिन हमें देखने को मिलता है थियो उसे मारता नहीं है बल्कि उसके पीठ को थपथपाता है और कहता है कि कोई जरूरत नहीं इसकी, तुमने वही किया जो तुम्हें करना चाहिए था, मैं गलत था। और वैसे भी किसी की इतनी साहस नहीं होती कि वो एक उत्तराधिकारी के सामने सच साबित करने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाले। इस बात से इविल बहुत ज्यादा हैरान होती है, जबकि यहाँ पर थियो सोच रहा था कि जो इविल है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर मैं उसे अपने काम के लिए इस्तेमाल करूंगा तो मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। जबकि थियो उसे कहता है कि माना महीने की ओपनिंग सेरेमनी से पहले माना हेल को ओपन करना बहुत ज्यादा गलत है और इसके ऊपर बैन लगा दिया गया है, लेकिन जो मेरा माना हेल है वो बहुत ज्यादा ओवरफ्लो हो रहा है, लेकिन तुम इसके लिए वरी मत हो, तुम्हें मेरे बारे में थोड़ा सा चिंता तो करनी चाहिए, लेकिन ये जो बास्टर्ड है वो बहुत ज्यादा ओवरफ्लो हो रहा है, इस माना का मैं क्या ही करूँ। लेकिन इस तरीके की चीजें मुझे बहुत ज्यादा हैप्पी करता है, लेकिन तुम टेंशन मत लो और थैंक यू सो मच, तुमने मेरी इतना ज्यादा केयर किया। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर इविल हक्का बक्का थी कि यहाँ पर हुआ तो हुआ क्या अभी अभी। जबकि थियो कहता है कि प्रीवियस लाइफ में जो उसका ड्रैगन हार्ट था, उसका जो 10 एनुअल था, वो 10 साल पहले उसका मैजिक पावर बहुत ज्यादा बढ़ गया है और अगले एनुअल की वजह से उसका जो पास्ट लाइफ का जो मैजिक पावर था वो इस लाइफ में काम आया है और इस लाइफ का जो पावर है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। इसका मतलब सीधी भाषा में कहा जाए तो इस लाइफ में काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका है। इसके बाद हमें पता लगता है कुछ दिन का टाइम बीत चुका था और यहाँ पर थियो रैंडन के साथ मिलकर ट्रेनिंग कर रहा था। रैंडन उसे काफी डांट डांट कर सिखा रहा था कि ऐसे नहीं करना है, वैसे करो। वो अपने मन के अंदर कहता है मैं स्ट्रॉन्ग तो बहुत ज्यादा हो गया हूँ, लेकिन मुझे प्रिटेंड करना पड़ेगा कि मैं काफी ज्यादा वीक हूँ और मुझे रैंडन की तरीके से प्रैक्टिस करके दिखाना पड़ेगा ताकि ये वहम में रहे। रैंडन बास्टर्ड, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मुझे पता है ये मुझे जानबूझकर गलत तलवारबाजी सिखा रहा है, मुझे इसके सिखाने के तरीका और इसकी हरकतों से पूरा यकीन हो रहा है कि इसके पीछे का मास्टरमाइंड क्या है और जिस इंसान ने मुझे मेरी प्रीवियस लाइफ में मारा था मुझे उसकी आइडेंटिटी भी जाननी है, मुझे पता करना पड़ेगा कि वो इंसान है कौन। लेकिन तभी उसके दिमाग में कुछ आइडिया आता है और वो मुस्कुराने लगता है और कहता है कि लगता है मुझे ये चीज करना ही पड़ेगा।
तब वो रेंडन को बुलाता है, लेकिन रेंडन उसे डांट लगाते हुए कहता है कि यंग मास्टर, आपको पता है ना कि ट्रेनिंग के दौरान बातचीत करना मना है। कि थियो अपनी छड़ी को तोड़ देता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं, जबकि तुम एक नंबर के बेकार इंसान हो, तुम एक कचरे हो और तुम अपनी इस घटिया लेवल की स्किल के साथ एक मिड रैंक स्वॉर्डमैन कैसे बने। और वो गुस्से में कहता है, मुझे तो लगता है कि तुमने अपने टाइम पर तुमने बहुत ज्यादा जानवरों के साथ प्रैक्टिस करके स्किल हासिल किया है, तुम्हें तो एक गरीबों वाला जीवन जीना चाहिए। ये सुनकर रेंडन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है गुस्से में कि तुमने अभी अभी क्या कहा। लेकिन थियो की यहाँ पर ये बात पता चल गई थी कि यहाँ पर रेंडन उसको टीचर के रूप में आया तो था, लेकिन वो उसके ऊपर नजर रख रहा था, इसलिए अब उसे मालूम है कि उसे अब क्या करने चाहिए। इसलिए जब रेंडन उसे पूछता है कि तुमने अभी अभी क्या कहा, तो कहता है क्या तुम बहरे हो, और उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहता है कि मैंने कहा है कि तुम्हारी जो स्किल है वो एक नंबर की घटिया स्किल है, एक नंबर का कचरा। तो ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि वो इस जहाज से रिजाइन कर दे। अगर इस सफेद मुच्छर के साथ ही गलत होता रहेगा तो अपने मास्टरमाइंड के साथ जाके जरूर कांटेक्ट करेगा। जिसके बाद हमें कैमिलिया प्लेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बंदा दौड़ते हुए एक जगह पर आता है जहाँ पर दो बंदे खड़े थे, और उस बंदे से कहता है कि तुम्हें पता है उस मास्टर ने क्या कहा है, वो हमारे मास्टर के साथ डुअल करेगा, वो भी नेक्स्ट वीक। वो बंदा थियो का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ऐसा लग रहा है कि उसने अपनी कमी की बजाय मास्टर को दोषी ठहराना सही समझा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं मास्टर के साथ लड़ाई करते करते वो पंगु ना हो जाए। लेकिन हमें देखने को मिलता है जो बंदा वहाँ पर बैठ कर ड्रिंक कर रहा था वो काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा था, और वो अपने गिलास को उस बंदे के मुंह पर फेंक के मारता है। इसे बंदा बहुत दूर जाके गिरता है, जबकि ड्रिंक करता हुआ बंदा कहता है इससे मुझे क्या, चाहे वो नेंगड़ा रहे या फिर उसके पास हाथ रहे या ना रहे, इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। 4000 नॉर्थ डार्क का टाइगर, जिस बंदे का नाम होता है एक्सन रेगनार, उसके पास में जो बंदा खड़ा होता है वो 4000 नॉर्थ का सिल्वर लाइन होता है, जिसका नाम होता है नेक्रो। अब यहाँ पर और एक बंदा आता है और कहता है कि अगर हमने अपने ग्रेड को नीचे कर दिया तो हमारे हालात और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। ये बंदा होता है 9 स्काई ड्रैगन और इसका नाम होता है ईड ट्रेवियन। यहाँ पर एक्शन कहता है कि अंकल आप बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, जब लोगों के पास टैलेंट होता है तब वही लोग जीतते हैं, आपको उस कमीने के बारे में इतना ज्यादा टेंशन नहीं करनी चाहिए। तब स्काई ड्रैगन कहता है कि रेगनार के साथ अनप्रेडिक्टेड घटनाएं घट सकती है अगर ये थोड़ा सा भी पॉसिबल हुआ तो, क्योंकि हवा का शिखा भी लाइट को जला सकती है। अब एक्शन कहता है कि ज्यादा चिंता नहीं करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे लिए कुछ काम का ही साबित होगा। जिसके बाद एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है ट्रेनिंग ग्राउंड का, जहाँ पर थियो और रेंडन आमने सामने खड़े थे एक दूसरे के साथ फाइट करने के लिए। वैसे तो थियो ने सोचा था कि रेंडन को बहुत ज्यादा बदनाम कर देगा और बहुत ज्यादा बदतमीजी करने के बाद वो उसे यहाँ से काम से निकाल देगा, लेकिन चीजें हाथ से बाहर चली गई, और जब चीजें इस तरीके से हाथ से बाहर चली गई है तो अब रुकने का कोई बात नहीं है। जबकि वहाँ पर उसका क्वेश्चन नंबर 3 आता है और उसे कुछ बताती है कि तुम्हें रेंडन के साथ फाइट करना है और जीतना है। जबकि यहाँ पर थियो का चेहरा लाल हुआ था और उसकी आंखें चमक रही थी, और वो अपने मन के अंदर सोच रहा था कि मैं इस बार रेंडन से रिवेंज लेकर ही रहूंगा। जिसके बाद सीन वहीं पर आती है जहाँ पर थियो रेंडन को कहता है तुम और तुम्हारी स्किल दोनों एक कचरा है, इसलिए तुम मेरी नजर से दूर हो जाओ, मैं तुम्हें फायर करता हूँ। इस बात को सुनकर रेंडन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि यंग मास्टर ऐसा नहीं हो सकता, मैं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास अभी काफी ज्यादा टाइम है, क्योंकि मैंने कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया था। तब थियो उसे कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा था, अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें निकाल सकता हूँ, तो मैंने तुम्हें यहाँ पर निकाल दिया था, अब तुम यहाँ से बाहर हो चुके हो। जबकि थियो अपने मन के अंदर सोच रहा था कि प्रीवियस लाइफ में इसने मेरे साथ जो किया था उसे सोचकर मुझे तो अभी इसे मार देना चाहिए, लेकिन अभी भी मुझे अपनी स्किल पर इतना कॉन्फिडेंट नहीं है, मुझे सबसे पहले इससे अपने आप को अलग करना पड़ेगा, फिर मुझे इन्फॉर्मेशन निकालना पड़ेगा उसके बारे में। कि दूसरी तरफ रेंडन दांत पीस रहा था, वो कहता है कि मुझे किसी भी हालत में उसे मनाना पड़ेगा, और इसी तरह से फायर हो गया तो मेरा मिशन फेल हो जाएगा, मुझे अपने मिशन को किसी भी तरीके से पूरा करना है। इसलिए वो थियो को पीछे जाने लगता है और कहता है कि यंग मास्टर मेरी बात सुने, ये रूल के अगेंस्ट है, आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन तभी थियो के सामने एक क्वेश्चन आता है, वहाँ पर लिखा था कि थियो को रेंडन के अगेंस्ट फाइट करना पड़ेगा और उसे जीतना पड़ेगा। यहाँ पर इवेल आती है और यहाँ पर थियो को कहती है कि चलो फिर तुम कर दिखाओ, इसे सॉल्व करो रेगनर के तरीके से। इवेल को देखकर तो रेंडन बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पर थियो को समझ में नहीं आता कि रेगनर किस तरीके से बात करने की कोशिश कर रही है। तब यहाँ पर इवेल साफ सुथरी बात बताती है, वो कहती है कि ऐसे लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं होगा और ना ही राजा के पास जाने की कोई जरूरत है, हम यहाँ पर मैच डिसाइड कर सकते हैं तलवारबाजी कर कर, जो हारेगा उसे जीतने वाले की बात माननी पड़ेगी।
इस मैच को एक हफ्ते बाद शुरू किया जाएगा। ये सुनकर रेंडन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है कि भगवान भी मेरी मदद कर रहे हैं। तो थियो से कहती है क्या ये ठीक है? थियो मन के अंदर सोचता है कि ऑफ कोर्स नॉट, ये कैसे ठीक हो सकता है, क्योंकि मैं तो बिल्कुल हार जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास अभी उतना स्किल नहीं है कि मैं रेंडन को हरा सकूं। इसके बाद एक हफ्ते का बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर स्टेडियम में लोग बहुत ज्यादा भरे हुए थे, जहाँ पर लोग ये जान के हैरान थे कि थियो मास्टर के साथ फाइट करने जा रहा है। यानी कि लोग बातें बना रहे थे और कह रहे थे, मैंने जहाँ तक सुना है कि थियो को तलवार भी अच्छे से पकड़ना नहीं आता और वो मास्टर के साथ फाइट करने जा रहा है। क्योंकि एक बंदा कहता है उसे कुछ नहीं होता, क्योंकि एट लास्ट वो एक रेंजनर है। हाँ, मुझे तो लग रहा है कि वो एक रेजनर भी नहीं है, वो एक नॉर्मल रेजनर है या फिर उससे भी अपंग। लेकिन जो कुछ भी हो, वो मिड रैंक स्वॉर्डमैन को नहीं हरा सकता। जबकि यहाँ पर मैदान में रेंडन थियो से कहता है, यंग मास्टर अभी भी टाइम है, आप मुझसे माफी मांग ले और मैं ऐसा ट्रीट करूंगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। आप अपनी नाक बचाने के लिए अपनी लाइफ को रिस्क में मत डालिए। जबकि थियो अपनी गंजी निगाहों से उसे देखते हुए कहता है कि ठीक मैं भी तुमसे यही कहना चाहता हूँ, अगर तुम भी एक हाथ वाले स्वॉर्डमैन नहीं बनना चाहते हो तो तुम इस नौकरी से रिजाइन कर दो। अब ये बात सुनकर रेंडन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी दांत को पीसने लगता है और कहता है कि इसकी लाइफ को तो एंड यहीं पर होने वाली है। वो अपने मन के अंदर सोच रहा है कि ये कितना ज्यादा बेचारा है, इसे नहीं पता कि इसके साथ अभी क्या होने वाला है। मैं इसे यहीं पर जान से मार दूंगा और प्रिटेंड करूंगा कि ये मिस्टेकली मर गया है, और ऊपर से मैच का रिजल्ट पहले ही बता दिया गया है, इसलिए इसमें कोई भी समस्या नहीं होगी, जबकि ये मेरे लिए एक बेहतरीन मौका है। तब वो थियो से कहता है कि ठीक है, तुम पहले मेरे पास आओ, क्योंकि एक टीचर होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें स्ट्राइक करने का पहला मौका दूं। अब थियो भी अपने तलवार लेकर रेडी रहता है और दौड़ते हुए कहता है कि ठीक है, इस बार मैं नो नहीं बोलूंगा। जबकि थोड़ी देर बाद ये में देखने को मिलता है कि सारे लोग काफी ज्यादा हैरान लग रहे थे। स्टेडियम में बैठे हुए लोग ये देख के हैरान थे कि ये बंदा कैसे लड़ाई कर सकता है, क्योंकि जितना दूर लोगों को पता है थियो को तलवार भी ढंग से पकड़ना नहीं आता, तब जाके कैसे लड़ाई कर रहा है। यहाँ पर लूजर तो एक नंबर का मूर्ख है, इसे तलवार ढंग से पकड़ना नहीं आता, लेकिन ये स्ट्राइक कैसे कर रहा है। जबकि हम देखते हैं कि इन दोनों का बीच लड़ाई स्टार्ट हो चुकी है, जहाँ पर रेंडन उसे कहता है क्या हुआ यंग मास्टर, आपको तलवार पकड़ना नहीं आ रहा है और आप पकड़ भी नहीं पाओगे, क्योंकि मैं एक मिड रैंक स्वॉर्ड मास्टर हूँ और आपको देख को तो ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा डाउन फील कर रहे हो और अभी आप हारने वाले हो। जबकि वो मनी मन सोच रहा था कि रिजल्ट फाइनल हो चुका है, थियो ना ही कोई अच्छा स्वॉर्ड मास्टर है और ना ही कोई मिड रैंक का स्वॉर्ड मास्टर है, वो अभी एक नौसिखिया स्वॉर्ड मैन है। रिसेंटली उसकी स्किल में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन मेरे साथ लड़ाई करने के लिए इतना स्किल काफी नहीं है। अगर वो 4000 नॉर्थ के बहुत ज्यादा नजदीक भी था तब भी एक बात होती, लेकिन उसमें तो इतना भी काबिल नहीं है। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, ये मूर्ख तो मुझे अपने सपने में भी नहीं हरा सकता। जबकि हम थियो को देखते हैं लड़ाई के बीच में वो सोच रहा था, पर एवलिन ने लड़ाई की सजेशन दिया था। उस दिन थियो एवलिन के रूम पे गया था और कहता है कि तुमने क्या सोच के सजेशन दिया मैच का। पर एवलिन मुझसे कहती है क्योंकि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ, अगर तुम अपने रास्ते से सच में उसे हटाना चाहते हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा काम आएगा। ऐसा लगता है कि उसके पीछे भी कोई एक बहुत बड़ा हाथ है जो उसे भी कंट्रोल कर रहा है, इसलिए उसे नौकरी से निकालना ही सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं हो जाएगा। ये बात सुनकर थियो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और एवलिन से पूछता है कि लेकिन ये बात तुम्हें कैसे पता चली। एवलिन चाय की चुस्की मारते हुए से कहती है क्योंकि उसके सिखाने का तरीका बहुत ज्यादा गलत था और ऊपर से मैंने उसके ऊपर किसी को सीक्रेटली नजर रखने को कहा है। एवलिन थियो को बताती है कि जब उस दिन रैंडम थियो को तलवारबाजी सिखा रहा था तब रैंडम थियो को कह रहा था कि तुम्हें राइट एंगल से तलवार को पकड़नी चाहिए। एवलिन ये सारी बातें नोटिस कर रही थी और कह रही थी इसकी माई का ये बुढ़ा इसको क्या गलत सिखा रहा है, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग। अब ये बात सुनकर थियो काफी ज्यादा हैरान था। वो कहता है कि प्रीवियस लाइफ में एवलिन ने मुझे नहीं पकड़ा था, लेकिन इस लाइफ में इसने मुझे पकड़ लिया। ऐसा इसलिए तो नहीं क्योंकि मेरे पास माना हेल है और माना हेल की वजह से इसने मेरे ऊपर रुचि दिखाई है। एवलिन अपनी चाय को कप को रखते हुए कहती है कि मेरे इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि रेंडन अपने ट्रिक से कैमिलिया प्लेस को पाना चाहता है। वे बात सुनकर थियो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो अपने दांत को पीसते हुए कहता है प्रीवियस लाइफ में इतनी सारी लड़ाई और इतनी सारा खून खराबा बस कैमिलिया प्लेस को पाने के लिए हो रहा था। वो सारे कमीने, मैं उनको जिंदा नहीं छोड़ने वाला। तब वो एवलिया वो कहता है वो सब तो ठीक है, तुमने उसके बारे में इतना सब कुछ जानकारी तो ले लिया, लेकिन मेरे स्किल को क्या, मेरे पास इतना ज्यादा स्किल नहीं है कि मैं रेंडन को हरा सकूं। अब हम लोग क्या करेंगे। वेवेलिया थियो की ओर देखते हुए कहती है कि यंग मास्टर मुझे पता है कि तुम ये कर लोगे, क्योंकि मैंने देखा है कि तुमने अपनी स्किल को और अपने पोटेंशियल को काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया है। इसके बाद फिर से सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर रेंडन उसको मारने के लिए रेडी था और उसे कहता है कि अगर तुम मेरे सामने घुटनों में बैठ के नाक गिड़गिड़ा के माफी मांगोगे तो मैं तुम्हारी लाइफ को यहीं पर बख्श दूंगा। अपनी पूरी ताकत के साथ उसने अपनी स्वॉर्ड से थियो के ऊपर हमला कर दिया था।
पल के लिए ऐसा देखने को लगता है कि उसके हमले से थियो का पूरा काम खत्म होने वाला है, लेकिन हमें देखने को मिलता है कि थियो उसको हमले को रोक लेता है। ये देखकर उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। उसे लगता है कि अभी क्या हुआ। वो पूरी तरीके से हैरान था क्योंकि थियो उसके सारे अटैक को पूरी तरीके से जवाब दे रहा था। लेकिन ये अचानक से कैसे हो सकता है? जिस थियो को जानता था वो तो एक नंबर का नकारा था, लूजर। ना जल्दी उसका स्किल कैसे बढ़ गया। स्टेडियम में बैठे सारे लोग भी हैरान थे कि ये पुशबैक कैसे कर रहा है। में एक मिस्टीरियस आदमी को भी दिखाया जाता है जो कि स्टेडियम में बैठ के देख रहा था ये मैच। स्टेडियम में बैठे लोग कहते हैं कि उसके सामने उसका टक्कर का मुकाबला दे रहा है। ये मैच इविलिया भी देख रही थी, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर एविलिया थियो को बता रही थी कि अगर पर्सनली वो थियो को ट्रेन करे तो थियो एक हफ्ते के अंदर किसी को भी हरा सकता है और रैंडम जैसे बंदे को तो इजीली हरा सकता है। वो मानती है कि अपने टीचर के खिलाफ जाके अपने आप को ट्रेन करना ये रूल के अगेंस्ट है, लेकिन रैंडम जैसे अगर कम्युनिटी टीचर हो तो इस रूल को तोड़ने में कोई भी शर्म नहीं होनी चाहिए। उसके पास शिक्षा होने के बावजूद भी उसने विश्वासघात किया। तब ये बात सुन के थियो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अपने मन के अंदर सोच रहा था कि उस दिन उसने एविलिया को ना मार के बहुत ज्यादा अच्छा काम किया। वो अपनी लाइफ के लिए थियो के पास रेडी हो चुकी है, लेकिन अभी भी उसके मन के अंदर एक बात फैल रही है। वो एविलिया से पूछ रहा था कि उसकी मदद करने का क्या रीजन है, क्या उस दिन थियो ने उसने नहीं मारा था जान से, इसके लिए उसका डेबिट चुका रही है। तब एविलिया कहती है कि हाँ वैसा ही है, लेकिन कुछ और बातें भी है। कैसे इंसान को जानती है जो कि अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा जुनूनी है और एक ऐसा इंसान जो तुम्हें चाहता है। के बाद सीन फिर से प्रेजेंट में आता है, हमें देखने को मिलता है थियो और रैंडन काफी घमासान लड़ाई कर रहे थे। यहाँ पर थियो रैंडन को काफी टक्कर का मुकाबला दे रहा था। रैंडन सोच रहा था कि पहले तो इसके शुरुआती दौर पर कोई भी टैलेंट नजर नहीं आ रहा था, अब ये अपनी पावर को कैसे शो कर रहा है। क्या ये एक्टिंग कर रहा था कि मैं बहुत ज्यादा इडियट हूँ और मेरे पास कोई भी पावर नहीं है, लेकिन ऐसा वो क्यों कर रहा था। लड़ाई के दौरान थियो रैंडन से पूछता है तुम मुझे बताओ तुम्हारा समर्थन कौन है। तब इस बात से रैंडन उसे जोरदार एक झटका देता है और दूर हट जाता है और कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है कि कोई मेरा समर्थन कर रहा है। थियो अपने आप को संभालते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, मुझे पता नहीं है। तुम मुझे पूरी लाइफ एक बकवास ट्रेनिंग देते रहे और तुम मुझसे बोल रहे हो कि तुम्हारा समर्थन कौन है, तुम्हें नहीं पता। और क्या तुम्हें पता है कि मैं कितना ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूँ, वो भी किस लिए, कैमेलिया प्लेस के लिए। अब कैमेलिया प्लेस का नाम सुनकर रैंडन को तो पसीने छूट जाते हैं। वो कहता है हाँ तुम्हें कैसे पता चला। इस बात पर थियो को कंफर्मेशन हो जाती है कि रैंडन एक कमीना है। वो कहता है कि ठीक है चलो इस बात पर तुमने ऑनेस्टी तो दिखाई। उसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि मुझे अभी क्या फील हो रहा है। तो अपनी तलवार को सीधा रैंडन के आर्म के पास लेके आता है और कहता है कि मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हारे आर्म को तुम्हारे बाजू से उड़ा दूं। रैंडन यहाँ पर कुछ सोच पाता है इससे पहले ही थियो उसकी हाथ को उसके बाजू से उड़ा देता है। देखते ही देखते उसके हाथ उसके बाजू से अलग हो जाती है। ये देख के सारे स्टेडियम के लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और शॉक हो जाते हैं। मिस्टीरियस आदमी को भी देखने को मिलता है, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। यहाँ पर रैंडन जोर से चिल्लाने लगता है। वो अपने घुटनों को बल बैठ जाता है और दर्द के मारे चिल्ला रहा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसके अपने हाथ उसके बाजू से अलग हो चुके हैं। वो कहता है कि एक लूजर, एक बेवकूफ ऐसे कैसे कर सकता है। धीरे धीरे यहाँ पर थियो उसके पास आता है और उसे कहता है कि मैं स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ। रैंडन कहता है नहीं ये कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तब थियो उसके काफी ज्यादा नजदीक जाता है, उसे कहता है कि देखो मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ और तुमने लास्ट टाइम क्या कहा था मुझसे कि ये मेरी गलती है कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। तब रैंडन गुस्से में अपना दांत पीसते हुए कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तब थियो कहता है कि ये तुम्हारी गलती है कि तुम आज यहाँ पर मरने वाले हो। जिसके बाद वो अपने तलवार को जोर से घुमाता है, गुस्से में पूरी जान लगाकर उसकी ओर बढ़ने लगता है और कहता है कि यहाँ पर रूल है कि कोई यहाँ पर कमजोर नहीं रह सकता। यहाँ का रूल है कि तुम यहाँ स्ट्रॉन्ग बनना ही पड़ेगा। जबकि अपने पास्ट लाइफ में सोच रहा था कि कैसे रैंडन उसको कहा था कि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो और कमजोर यहाँ पर नहीं टिक सकते। और इसी बात को सोच कर वो रैंडन के पास अपने तलवार को ले जाता है। जब रैंडन की बात पता चलती है तो वो जोर से चिल्लाता है कि रुको, लेकिन जब तक वो बोलता तब तक उसकी गर्दन उसके धड़ से अलग हो चुकी थी। अब ये नजारा देख के स्टेडियम के सारे लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। किसी को बिलीव नहीं होता कि अभी अभी हुआ क्या। दूर से इविल भी देख रही थी और स्माइल करती है, उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि ये नजारा भी देख रहा था। जबकि सिस्टम उसे कांग्रेचुलेशन बता दी क्योंकि उसने क्विज नंबर 3 को कंप्लीट कर लिया था और इस क्विज को कंप्लीट करने के लिए सिस्टम उसे एक बोनस रिवॉर्ड भी देती है और वो थियो से पूछती है कि थियो ये रिवॉर्ड कलेक्ट करना चाहेगा। जबकि थियो के सामने रैंडन की बेजान बॉडी पड़ी थी। स्टेडियम के बाकी सारे लोग ये देख के काफी ज्यादा हैरान थे कि एक नकारा लड़का, एक बेवकूफ जिसको तलवार भी ढंग से पकड़ना नहीं आता, उसने मिड लेवल रैंक के स्वॉर्डमैन को हरा दिया।
ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? किसी को भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। दूसरी तरफ थियो रैंडन की कटी हुई बॉडी को देख रहा था। वो कहता है कि मेरे प्रीवियस लाइफ में इसी इंसान ने इसी तरीके से मेरी बॉडी को पार्ट अलग किए थे, लेकिन चीजें अब बहुत ज्यादा अलग है। तब सिस्टम उसे एक नोटिफिकेशन भेजती है और उसे रिवॉर्ड के तौर पर एक मैजिक पावर देती है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि ये ऑब्जर्वेशन है क्या। तभी हमें देखने को मिलता है कि उसके ठीक ऊपर कोई बहुत बड़ा तलवार लेके उसके ऊपर हमला करने जा रहा था। तब थियो को महसूस होता है कि उसके पीछे कोई तो आया है और बहुत ज्यादा खतरनाक और उसे महसूस होता है। तब एक आदमी जोर से थियो को चिल्लाता है, थियो रेंजर। थियो जो पीछे मुड़ के देखता है तो उसे पता चलता है ये तो एक विशाल का ही आदमी था जिसका नाम था जूलियस रेगनार और ये ड्रैगन डीमन था। अब इसे देखकर थियो काफी ज्यादा डरने लगता है। वो कहता है कि कब से मुझे देख रहा है और ये यहाँ पर आया कैसे। स्टेडियम के सारे लोग इवन ईविल भी बहुत ज्यादा डर जाती है। वो कहती है कि यहाँ पर क्या कर रहा है, ये तो ड्रैगन आर्मी का कमांडर है। कमांडर को देख के तो ईविल का सर ही घूमने लगता है। वो कहती है कि कमांडर नॉर्मल तरीके से यहाँ पर नहीं आ सकते, उसने तो पूरी प्लान का डिस्ट्रॉय कर दिया। जबकि इतने बड़े औड़े को देखकर थियो यहाँ पर काफी ज्यादा डरने लगता है। वो कहता है कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या। ये कमांडर उसके बहुत ज्यादा नजदीक आते हैं और अचानक से जोर जोर से हंसने लगते हैं और थियो को पीठ में एक थपकी देते हुए उसे कहते हैं, मैं तो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया, मुझे नहीं पता था कि स्टूडेंट भी अपने गुरु से आगे निकल सकता है। बेचारा थियो, उसके लिए तो प्यार की थपकी भी बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा था। तब कमांडर उसे कहते हैं, ये थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल था कि तुमने अपने गुरु को मार दिया, लेकिन मैंने जो सुना था उसके लिए बंदा ये डिजर्व करता था। कमांडर के मुंह से ऐसा बात सुन के थियो भी काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन कमांडर हंसते हुए कहता है कि कौन केयर करता है, जाने दो उसे। और कंधे पर हाथ रखते हुए उसे कहता है कि कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ और हमारे व्हाइट आर्मर ड्रैगन क्रैलवी को तुम ज्वाइन कर लो। तब ये बात सुन के स्टेडियम के सारे लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाते और कहते, क्या ये लूजर व्हाइट कमांडर की एजेंसी में ज्वाइन होगा? चाहे वो कितने भी अच्छे से लड़ाई करता हो, लेकिन वहाँ पर व्हाइट ड्रैगन एजेंसी में उसे ज्वाइन नहीं होना चाहिए। तब उनको चुप कराते हुए वो मिस्टीरियस बंदा कहता है, क्या तुमने आज से पहले किसी ऐसे बंदे को देखा है जो कि अपने अवेकनिंग सेरेमनी से पहले ही अपने पावर को अवेकन कर लिया हो और अपने गुरु को यहाँ पर स्वॉर्डमैन को हरा दिया हो? वो बंदा चुप हो जाता है और कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता। वो मिस्टीरियस बंदा अपने मन में ही सोच रहा था कि ऑफ कोर्स यहाँ पर कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। ये तो बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल है कि जिस बंदे के पास अपना मारा हेल भी ओपन नहीं हुआ, उस बंदे के पास इतना ज्यादा पोटेंशियल कैसे आ सकता है कि उसने अपने गुरु को भी हरा दिया, जबकि उसका मास्टर भी एक मिडरेक स्वॉर्डमैन था और उसकी पावर भी बहुत ज्यादा कमजोर थी। तब वो बंदा अपने मास्टर को कैसे हरा सकता है? जबकि थियो सोच रहा था कि डीमन ड्रैगन ने मेरे अंदर ऐसा क्या देख लिया जो कि वो अपने साथ मुझे रखना चाहते हैं। तब कुछ वो सोचता है और कमांडर को मना कर देता है कि वो उसके टीम में शामिल नहीं होगा। अब ये बात सुनकर कमांडर के तो तोते उड़ जाते हैं और बाकी सारे जो लोग भी होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इवन ईवेल भी कहती है, हाय ये क्या हो गया? तब सब लोग ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि उसने अपनी खुद के मास्टर को मार दिया क्योंकि वो बहुत ज्यादा कमजोर था और डीमन ड्रैगन के कमांडर ने उसे अपने व्हाइट आर्मर्ड ड्रैगन क्लेवली में आने को बोला, उसने भी उसको नकार दिया क्योंकि यंग मास्टर को ऐसा लग रहा था कि उनका स्किल अभी काफी नहीं है वहाँ पर जाने के लिए। इतना हम्बल रेगनार कभी भी देखने को नहीं मिलता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें कैमेलिया प्लेस को दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की कहती है कि चीजें बहुत ज्यादा कठिन होती जा रही है, मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता कि उसने रैंडम को मार दिया। इस लड़की का नाम होता है आयमिल और ये कैमेलिया प्लेस की रानी है। तब वहाँ पर एक बंदा उसे कहता है कि मेरी लेडी आप चिंता मत कीजिए, क्या आपने रैंडम को वहाँ पर इसलिए नहीं भेजा था क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा अच्छा स्किल था। तब एमिल उसे कहती है कि रैंडम जैसे इंसान मरने के बाद भी हमें कोई भी फर्क नहीं पड़नी चाहिए मेरे भाई। हमें मालूम पड़ता है कि बंदा और कोई नहीं है तो स्काई ड्रैगन होता है। तब एमिली स्काई ड्रैगन से कहती है कि डीमन ड्रैगन ने खुद पर्सनली जाकर उसे अप्रोच किया था अपने क्लैन में आने के लिए और उन्होंने ये भी कहा था कि उनको यहाँ पर एवलिन ने ऑर्डर दिया था। इसका मतलब ये हुआ कि हम उसके लिए और एक न्यू मास्टर लाके अपने पैर में कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे। अगर वो अपने पैरों पर चलना सीख गया तो हमें रोज प्लेस पर कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ जाएगा। यहाँ पर गेट पर एक्शन खड़ा था, वो अंदर आता वो कहता है कि आप बहुत ज्यादा चिंता कर रही हो, इतना ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ऐसा कोई भी क्लैन नहीं है जो कि उसके ऊपर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। हमारा प्लान जो है वो नॉर्मली आराम से काम करता रहेगा। तब लेडी एमिल उसे कहती है कि तुम क्या समझ रहे हो, रोज प्लेस के क्लैन लीडर को बिना नाराज किए हम रोज प्लेस के ऊपर कंट्रोल पा सकते हैं और क्या थियो हमेशा के लिए ऐसे पावरलेस रहेगा? तब एक्शन से कहता है कि हाँ तुमने सही सुना, वही मैं कह रहा हूँ, वो मूर्ख हमेशा से ही पावरलेस था और अभी भी वो पावरलेस ही है, चाहे वो कितना भी ट्रेनिंग कर ले उसके जैसा बंदा कभी भी चेंज नहीं हो सकता। और रही बात एवलिन और डीमन ड्रैगन की, तो वो हमेशा से कमजोरी के ऊपर रुचि रखते हैं। अब यहाँ पर स्काई ड्रैगन थोड़ा सा नाराज हो जाता है और एक्शन से कहता है कि जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना ले।
एक्शन वहाँ पर मुड़ता है और अपने हाथ में कुछ लिखा हुआ टाइप का लेता है और उनसे कहता है कि माँ और अंकल बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं। मैं बस उस मूर्ख के साथ खेलना चाहता हूँ और उसे उसकी जगह दिखाना चाहता हूँ। जबकि सीन चेंज होता है, हमें देखने को मिलता है कि एवलिन और यंग मास्टर यानी कि थियो यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। थियो यहाँ पर एवलिन को बताता है कि उसका ट्रेनिंग बहुत ज्यादा अलग है। एवलिन थियो से कहती है कि तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम जाकर व्हाइट आर्मर ड्रैगन क्लेवरी को ज्वाइन कर लो, लेकिन मुझे जानना है कि तुमने उस प्रस्ताव को डिक्लाइन क्यों कर दिया। तब थियो अपने मन के अंदर सोचता है कि ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ पर ज्वाइन नहीं होना चाहता। मैं अपनी प्रीवियस लाइफ में डीमन ड्रैगन में जाने के लिए बहुत ज्यादा बेताब था, और अगर मैं यहाँ पर कहूंगा कि मुझे इसे अफसोस नहीं है तो मैं झूठ बोलूंगा, क्योंकि मुझे डीमन ड्रैगन में जाना था, लेकिन अब जाना बहुत ज्यादा बेवकूफी होगी, क्योंकि इतने बड़े लोगों के अंदर वहाँ पर जाकर खुद को सीमित कर लेना अभी के लिए फिलहाल काफी नहीं है। जबकि वो एवलिन से कहता है कि वो किसी भी स्पेशल प्रिविलेज का फायदा नहीं उठाना चाहता, क्योंकि अभी वो सोचता है कि अभी वो एनफ नहीं है, उसे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। लेकिन अभी के लिए वो बहुत ज्यादा सेटिस्फाई है एवलिन के साथ ट्रेनिंग करके, इसलिए एवलिन उसे एवेकनिंग सेरेमनी तक उसे ट्रेन करे। अब एवलिन इस बात के लिए मान जाती है, लेकिन वो कहती है कि इस बात से कमांडर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो गए। थियो अपने ऑब्जर्वेशन स्किल का यूज करता है एवलिन के ऊपर और उसका स्टेटस देखने लगता है। तब थियो अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल से उसका स्टेटस देखने लगता है। तब उसे देखने को मिलता है कि एवलिन थियो के साथ ट्रेनिंग करके एक अलग तरीके का ऑरा महसूस करती है। थियो मन के अंदर सोच रहा था कि ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत ज्यादा काम की है कि वो इसका बाद में फायदा भी उठा सकता है। तब यहाँ पर और एक बंदा आता है जिसका नाम साइबिल डेरा होता है। वो कहता है कि वो साउथलैंड से आया है यहाँ पर थियो को कुछ जानकारी देने के लिए, और वो थियो से कुछ बातचीत करना चाहता है। अब थियो और एवलिन देख के हैरान होते हैं कि ये बंदा कौन है। अब थियो मन के अंदर सोच रहा था कि ये बंदा देखने में तो काफी ज्यादा अलग लग रहा है और ये डरा हुआ है। जब थियो उसका ऑब्जर्वेशन सिस्टम देखता है तब उसे मालूम पड़ता है इसका रैंक तो अभी एक नॉर्मल नौसिखिया स्वॉर्डमैन का है और इसका रैंक एक लॉयल्टी का है। और यहाँ पर थियो के साथ वो कुछ बातचीत करना चाहता है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता थियो को, और उसे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही थी। और यहाँ पर स्टेटस में दिखाया जाता है कि वो बंदा थियो के साथ 1v1 फाइट करने के लिए आया था, और यहाँ पर थियो को कुछ भी समझ में नहीं आता और उसे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही थी। लेकिन तब वो बंदा कहता है, मास्टर मैं आपको फॉलो करना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं आपको हर टाइम इग्नोर करता रहा और मैं हमेशा से बिलीव करता था कि आप एक मूर्ख रेगनर हो। अब इसकी ये बात सुनकर थियो काफी ज्यादा गुस्से में हो जाता है और कहता है कि इस कमीने का तो मन कर अभी इसका गर्दन उड़ा दूं। लेकिन तब वो बंदा कहता है कि जब मैं देखता था कि आप मॉर्निंग में बहुत ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करते थे, चाहे किसी ने नोटिस किया हो या फिर ना किया हो, लेकिन मैंने देखा है आपने कितना ज्यादा ट्रेनिंग किया है, और जिसके बाद और इसका रिजल्ट तो लड़ाई में ही दिखाई दिया था। उस दिन मैं देख पाया कि तुम कितने ज्यादा महान हो और तुम कितने ज्यादा ताकतवर हो। तुम्हारे लिए मेरा रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तुम मेरे आइडल हो यंग मास्टर थियो। एक टाइम ऐसा आया था कि मैंने अपने ऊपर गिव अप कर दिया था। साउथ रन में सब मुझे इडियट बुलाते हैं, लेकिन जब से मैंने तुमको देखा मेरी ऊर्जा शक्ति काफी ज्यादा बढ़ गई है। प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए ताकि मैं आपके साथ लड़ाई कर सकूं। थियो मन ही मन सोच रहा था, मुझे तो इसके ऊपर शक हो रहा है, कहीं मेरा जासूस तो नहीं, और कहीं ये गलत इरादे से तो यहाँ पर नहीं आया। अब अपना शक दूर करने के लिए वो उसका स्टेटस देखने लगता है। यहाँ पे स्टेटस उसको बता दिया कि ये 17 साल का लड़का है जिसका नाम साइबिल है, और साउथ रन में सब इसको इडियट बुलाते हैं, इडियट नौसिखिया। और ये थियो को रिस्पेक्ट करता है और इसका ख्वाब है कि ये थियो के साथ एक बार फाइट करे। अब ये देख के थियो थोड़ा सा हैरान होता है क्योंकि उसके लिए अनएक्सपेक्टेड था। उसको कभी नहीं लगा था कि रैंडन को हराने के बाद और जूलियस के टेंशन मिलने के बाद सारे लोग इसके पास आएंगे। उसे लग रहा था कि जितने सारे लोग होंगे वो सब झुंड में मिलकर आएंगे और इसे ओवर पावर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर तो कुछ उल्टा ही हो रहा था। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि सच में थियो का सराहना करते हैं और थियो का जैसा चलना चाहते हैं, लेकिन उसे अब ये जान के अच्छा लग रहा है कि अब कोई तो है जो कि उसके पास भी सच्चे मुच्चे लोग हैं, और चाहे बात कुछ भी हो एटलस वो रेगनर क्लैन का हेड है। तब वो सामने स्टेटस दिखता है जहाँ पर स्टेटस उसको बता रही थी तुम्हें किसी भी हालत में अपने मूल के रेगनर के टाइटल से हटना होगा। तब थियो कहता है कि इस टाइटल से मैं कभी भी भाग नहीं सकता, लेकिन इस लाइफ में मैं इसे आने ही नहीं दूंगा अपने नाम के ऊपर। तब थियो एवलिन से पूछता है क्या वो यहाँ पर लड़ाई में अपना स्किल दिखा सकता है, तो एवलिन भी इस बात के लिए मान जाती है। तब थियो अपने तलवार को सामने लेता है, अपना नाम कहता है थियो रेगनार, और मैं एक स्वॉर्डमैन हूँ, रोज पैलेस का वेगनी सेरेमनी का एक वारिस, और मेरी मास्टर है एवलिन नियरबेल। साइबिल कहता है कि मेरा नाम साइबिल डेरा और मैं एक नौसिखिया स्वॉर्डमैन हूँ। मैंने अभी अभी अपना स्वॉर्डमैन का शुरुआत किया है और मेरा क्लैन है कुरे क्लैन। चलो लड़ाई शुरू करते हैं। इसके बाद वो दोनों पूरे दम के साथ एक दूसरे के साथ फाइट करने लगते हैं। अब लड़ाई के दौरान साइबिल कहता है कि ये बहुत ज्यादा तेज है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए अगर मैं साउथन का इडियन हूँ फिर भी मेरा स्पीड बहुत ज्यादा है।
लेकिन जितना मैंने उम्मीद किया था, यंग मास्टर का स्किल सच में रियल है। थियो सोच रहा था कि ये अपने आप को इडियट कहता है, लेकिन जबकि मेरी प्रीवियस लाइफ में मैं तलवार को ढंग से पकड़ भी नहीं सकता था। लेकिन ऑफ कोर्स इस लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इस लाइफ में ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इजी है। जबकि वो अपने तलवार को फेंकता है और वो तलवार सीधा जाके साई व्हील को लगती है, जिससे साई व्हील 2-3 मीटर जाकर दूर गिरता है और वो हंसते हुए कहता है कि जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, यंग मास्टर थियो आप तो बहुत ज्यादा अमेजिंग हो और आपने मुझे हरा दिया, थैंक यू। जबकि जब थियो अपनी तलवार को अपनी आंखों के सामने रखता है, तब उसका रिफ्लेक्शन तलवार के ऊपर पड़ रही थी। तब उसे एक बात याद आती है कि उसके ऊपर भी अपना ऑब्जर्वेशन स्किल का यूज हो सकता है। लेकिन जब इसका यूज करता है तो वो देख पाता है कि वो सच में इसका यूज कर सकता है अपने ऊपर भी। यहाँ पर उसकी स्टेटस बहुत सारी चीजें उसको नहीं बताती है, लेकिन कुछ चीजें होती है जो बताती है। लक 49, मैजिक पावर 190, अभी भी उसका लेवल 1 होता है। उसकी एबिलिटी टैलेंट के ऊपर कैटेगराइज होती थी। अब इस स्टेटस को पढ़कर थियो को समझ में आता है कि अगर वो ऐसा ही क्वेस्ट कंप्लीट करता रहेगा तो उसे इस तरह के और भी सारी चीजें मिलती रहेगी और वो तो अपनी पर्सनल स्टेटस भी चेक कर सकता है, अपना ड्रैगन हार्ट भी देख सकता है और अपना लक भी दे सकता है। लेकिन ये क्या, उसका नेगेटिव लक, वो इसका पीछा कब छोड़ेगा। इसलिए वो सोचता है कि अपना लक बढ़ाने के लिए वो थोड़ा सा और मेहनत करेगा। लेकिन जब थियो पीछे मुड़ के देखता है तब उसे मालूम पड़ता है कि जितने सारे 9 सिक्के ट्रेनर थे वो यहाँ पर आके उसे देख रहे थे। यहाँ पर एवलिन अपने मन के अंदर कहने लगती है, भले ही यंग मास्टर थियो ने रैंडन को हरा दिया हो और चाहे उनको कमांडर का मंजूरी भी मिल गई हो, लेकिन इस मोटो में 2 तरीके के लोग होते हैं। एक वैसे लोग जो कि तुम्हारा रिजल्ट देख के बहुत ज्यादा जलते हैं और दूसरे तरीके के वो लोग जो कि तुम्हारा रिजल्ट देख के तुम्हारी बहुत ज्यादा प्रशंसा करेंगे। जबकि हमें देखने को मिलता है कि सारे लोग ये देख के काफी ज्यादा हैरान थे और वो थियो को काफी ज्यादा तारीफ करने लगते हैं। उन्हीं में से एक बंदा कहता है कि वो भी थियो के साथ फाइट करना चाहेगा। इस बंदे का नाम ईडो होता है और ये 19 साल का लड़का होता है। थियो उसका स्टेटस देखता है और उसे बुलाता है, ईडो नारन। तो बंदा शौक हो जाता है कि मास्टर को मेरा नाम कैसे पता। थियो उसे कहता है कि आओ मेरे पास, हम लोग एक बार 1v1 मुकाबला कर लेते हैं। ये बंदा जान के काफी ज्यादा खुश होता है कि मास्टर के बात पता चल गई। वो बंदा थियो के सामने आता है और उसे कहता है कि वो विस्काउंट का नारन का 3rd सन है और वो डबल एसोसिएशन के स्वॉर्डमैनशिप से स्वॉर्ड सीख रहा है। जिसके बाद वो लोग फाइट स्टार्ट करते हैं। लेकिन जैसे जैसे थियो उसके साथ फाइट कर रहा था उसका पॉइंट भी बढ़ रहा था। थियो उसका पावर भी ऑब्जर्व कर रहा था। वो हैरान होता है कि वो उसका पावर कैसे ऑब्जर्व कर पा रहा था। वो हैरान तो था लेकिन उसके लिए वो बहुत अच्छा था और उसका पॉइंट भी बढ़ रहा था। इसलिए अब थियो अपना फाइनल अटैक करता है। लेकिन अगर वो फाइट करता रहा तो उसका पॉइंट बढ़ता रहेगा, इसलिए वो फाइट कर रहा था उस बंदे के साथ। वो बंदा भी काफी अच्छा फाइट कर रहा था, जिस वजह से यहाँ पर थियो का जो लक होता है वो काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा था। तब बाद हमें देखने को मिलता है कि थियो कुछ ही देर में बहुत सारे लोगों को यहाँ पर हरा चुका था और यहाँ पर थियो भी काफी ज्यादा थक चुका था। जब वो अपना स्टेटस देखता है तो उसे लग रहा था कि इतना ज्यादा फाइट करने के बाद उसका पॉइंट काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन जब वो देखता है कि बस 1% बढ़ा है तब वो निराश हो जाता है। तब वो कहता है कि ऐसे तो पॉइंट नहीं बढ़ने वाला, या तो मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोगों के साथ फाइट करना पड़ेगा या तो मुझे ऐसे लोगों के साथ दिखावा करना पड़ेगा जो कि मुझे बहुत बुरी नजरों से देखते हैं। उन्हीं में से एक बंदा कहता है कि मास्टर आप काफी ज्यादा थके हुए लग रहे हो, आपको थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। तो थियो उसे कहता है कि जब मुझे जरूरत पड़ेगी मैं आराम कर लूंगा, फिलहाल मुझे अभी इसकी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर सिल्वर लाइन मार्कियो आता है और उसे कहता है कि अगर तुम नहीं थके हो तो चलो फिर मेरे साथ 1v1 फाइट करो। और ये रेविनेशन का मेंबर है। अब लोग देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि रेविनेशन 4000 नॉर्थ का मेंबर था, जबकि वहाँ पर उसके मेंबर का नाम ही बताया जाता है। पहले बंदे का नाम होता है हल्कुस लेंक, दूसरे का नाम होता है रे रेंगनार, तीसरा होता है रेमिनगोर नेक्रियो और जो 4 नंबर होता है उसका नाम होता है कैमिलिया प्लेस का एक्सन रेगनार। रेगनल फैमिली में बस इन्हीं कुछ गुने चुने लोग हैं जो कि अवेकनिंग सेरेमनी में चुने जाएंगे। ये रेगनल क्लान के मेंबर है सभी के सभी। अब यहाँ पर नेक्रियो कहता है कि मेरा नाम नेक्रियो है और मैं लॉर्ड रेगनर को यहाँ पर 1v1 फाइट के लिए पूछ रहा हूँ, वो भी अवेकनिंग सेरेमनी से पहले। तुम्हें थैंक यू, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं अपने काम को यहाँ पर फुलफिलमेंट कर पाऊंगा। थियो जब इसका स्टेटस देखते हैं तब उसे मालूम पड़ता है कि इसका नाम होता है रेमिनेशन नेक्रो और ये 17 साल का है और ये जूनियर क्लान का हेड है नेक्रो। ये भी बस अभी एक नौसिखिया है जो कि अभी अभी तलवारबाजी सीख रहा है और ये बहुत ज्यादा हार्ड वर्कर है। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि थियो के साथ उसका कभी फाइट भी होगा। तब थियो अपना परिचय देता है कि वो 31st सन है ग्रेट गार्डियन कीनल रेगनर का। वो भी एक नौसिखिया यानी कि अभी अभी वो सीख रहा है स्वॉर्डमैनशिप और वो एवनिंग सेरेमनी से पहले वो सब सीख लेगा। अपने मन के अंदर कहता है कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं जीनियस रेमिगेसन से मिलूंगा अभी इस तरीके से, इसलिए मुझे प्रोसीडिंग का जो क्वेस्ट है उसे इग्नोर करके मुझे यहाँ पर फाइट पे ध्यान देना पड़ेगा। तब वो नेक्रियो से कहता है कि उसके लिए बहुत ज्यादा गर्व की बात है कि वो एक जीनियस
जूनियर क्लैन के हेड के साथ आज फाइट करने जा रहा है और वो अपने आप से कहता है कि आज मेरे पास जो कुछ भी है मुझे सब कुछ दे के इसके खिलाफ आज फाइट करना पड़ेगा। मैक्रियो से कहता है कि मैं आज देख रहा हूँ कि मैं आज बहुत अच्छा बैटल करने वाला हूँ किसी के साथ। थियो उसकी ओर देखता है और कहता है कि मेरे करंट सेल्फ में जो कुछ भी हूँ मैं अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर भी इसके साथ अच्छे से फाइट करूंगा। इसके बाद तभी फाइट स्टार्ट हो जाती है। फाइट जैसे स्टार्ट होती है थियो को जो स्टेटस होता है वो अचानक बढ़ने लगता है। लेकिन जब दोनों की तलवार टकराती है तो अचानक से सबके होश उड़ जाते हैं क्योंकि मैक्रियो ने थियो की तलवार को 2 टुकड़े कर दिए थे। अब ये देख के सारे लोग बहुत ज्यादा हैरान थे कि मास्टर थियो हार चुके हैं। यंग मास्टर चाहे कितना भी ग्रो अप कर ले लेकिन ये ऑब्वियस मैच है और यहाँ पर साफ साफ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर यंग मास्टर थियो हार चुके हैं। 4000 को हराना इम्पॉसिबल है। इस जनरेशन में तो कोई शायद नहीं हरा सकता। अब उसकी बात सुनकर साइबिल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम अपना बकवास बंद करो। जबकि काइरस यहाँ पर कहता है कि मैं यहाँ पर हार मानता हूँ। तुम्हारी तलवार यहाँ पर पहले से ही घिस चुकी थी और यहाँ पर तुम बहुत ज्यादा थक भी गए थे क्योंकि तुम पहले से बहुत ज्यादा फाइट कर चुके थे। तो होना ही था, इसी वजह से तुम्हारी तलवार टूट गई। तब थियो उसे कहता है कि बैटल ग्राउंड में ऐसा कोई सोच नहीं रखता। अगर तुम्हारी तलवार टूट भी गई किसी वजह से तो वो तुम्हारी हार ही होती है। सुनकर काइरस स्माइल करता है और वो दोनों हाथ मिलाते हैं और कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम लोग अच्छा ड्यूल करेंगे। ये सुन के वो दोनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो कहता है कि 4000 उसके साथ हाथ मिला रहे हैं। अब ये देख के साइबिल भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है कि देखा मैंने बोला था ना यंग मास्टर बदल चुके हैं। जबकि सिस्टम उसे नोटिफिकेशन दिखाते हुए बताते हैं कि इम्बेसल का जो टाइटल था वो 30% तो कम हो गया है। लेकिन यहाँ पर थियो स्माइल करता है और वो कहता है कि मैं अपनी प्रीवियस लाइफ से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ। मैं उस लड़ाई को अच्छी तरीके से फील कर पा रहा था। जब मैं उसके साथ लड़ाई कर रहा था तब मेरी तलवार जब टूटी तब मुझे महसूस हो रहा था ये बंदा सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन मैं भी कोई कम नहीं हूँ। मैं अपनी प्रीवियस लाइफ से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ अभी। लेकिन अभी भी मेरे अंदर थोड़ा सा पावर की कमी है। भले ही यहाँ पर मैं मैच हार गया लेकिन यहाँ पर एक बात तो है, मैंने यहाँ पर बहुत कुछ सीखा है। ना केवल मेरी लक बढ़ी है यहाँ पर 10% बल्कि मेरे पावर भी यहाँ पर इम्प्रूवमेंट हुआ है और मेरा स्किल का भी थोड़ा सा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। तरीके से मेरा पावर थोड़ा सा बढ़ रहा है लेकिन मुझे कुछ और मेथड भी ट्राई करना पड़ेगा ताकि मेरा पावर और ज्यादा बढ़े। लेकिन अब मैं ऐसा क्या करूँ जो कि मेरे पावर का इम्प्रूवमेंट हो। तब यहाँ पर नारकियो थियो से कहता है कि यंग मास्टर थियो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। असल में मैं यहाँ पर आपके साथ ड्यूल करने नहीं आया था। वो अपने पास एक पत्र निकाल कर देते हुए कहता है कि मैं आपको बस इनवाइट करने आया था ड्रैगन सोसाइटी में। ये बात सुनकर सबके पैरों तले जमीन निकल जाती है। यहाँ पर सेल्बियस कहता है क्या स्केल ड्रैगन सोसाइटी? ये तो एक बहुत बड़ी हाई सोसाइटी है। यहाँ पर बस वही ग्रुप जा सकती है जिसको सिलेक्ट किया जाता है। बस वही लोग यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं और नारकियो खुद पर्सनली इसको इनवाइट कर रहा है। अब ये देखे थियो तरह चम्मे में पड़ जाता है। तब वो उसे कहता है कि तुम मेरे जैसे लोग को अपने ग्रुप में इनवाइट कर रहे हो, ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा सौभाग्य की बात है। लेकिन ये ग्रुप बहुत ज्यादा फेमस है, मुझे नहीं लगता कि मैं वहाँ पर जा सकता हूँ। तब यहाँ पर नारकिस उसे कहता है कि नहीं नहीं तुम नहीं समझे हो, ये इतना ज्यादा सीरियस बात नहीं है जितना तुमने सुना है। तुम जितना अपने आप को सोच रहे हो तुम उससे भी ज्यादा क्वालिफाइड हो। ये तो बस एक सिंपल ही सोशल ग्रुप है जहाँ पर अपकमिंग एवेकनिंग सेरेमनी किया जाता है। कि साई वाला डाउ पीछे से रो रहे थे और कहते हैं फिर मैं क्यों इनवाइट नहीं हूँ। और यहाँ पर ड्यूल कहता है क्या मैं रो दूँ यहाँ पर। तब थियो अपने मन के अंदर कहता है कि मुझे नहीं पता कि लड़कियों का मोटिव क्या मुझे इनवाइट करने का, लेकिन स्केल ड्रैगन सोसाइटी बहुत ज्यादा नजदीक है एक्शन के। मुझे पता है कि वहाँ के लोग मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं और कोई भी मुझे पसंद नहीं करता, लेकिन मेरे मिशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं वहाँ पर जाऊंगा तो मैं वहाँ पर खोज कर सकता हूँ कि कौन मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। नेक्स्ट के प्लेस में जाने के लिए मुझे नहीं लगता कि मुझे इसे मना कर देना चाहिए। इसलिए थियो उसका आमंत्रण पत्र ले लेता है और कहता है कि ठीक है फिर मैं वहाँ पर जाकर पार्टिसिपेट जरूर करूंगा। नारकियो उससे थैंक यू बोलकर हाथ मिलाता है और कहता है कि अगर तुम्हें किसी बात का क्वेश्चन पूछना है तो मुझे पूछने में बिल्कुल भी हेजिटेट मत करना। हमारी मुलाकात 2 वीक बाद होगी। जबकि ये सब बातें एवलिन भी नोटिस कर रही थी। कुछ समय बाद रोज विलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर थियो की मॉम काफी एक्साइटेड लग रही थी और वो अपने बेटे को ढूंढ रही थी और वो अपने साथ काफी सारे सर्वेंट को लेके आई थी जो कि उसको तैयार करने के लिए आए थे। वो कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बातचीत करनी है। थियो सिर्फ देख के काफी हैरान लग रहा था। वो कहता है कि लेकिन माँ ये सब क्या है। उसकी मॉम काफी एक्साइटेड होकर उसके पास आती है और कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हें स्केलेटन ड्रैगन सोसाइटी में इनवाइट किया गया है। द स्केलेटन ड्रैगन सोसाइटी इंक्लूडिंग एक्शन उसने तुम्हें इनवाइट किया है जो कि क्लूनिल अमील की बेटा है।
और जिसने तुम्हें चिट्ठी दिया वो ब्रिलियंट टैलेंटेड अपने हाथों से तुम्हें पत्र दिया था कि अपने सर्वेंट को आदेश देती है कि उसको तैयार किया जाए और उसे कहती है तुम्हें नहीं पता कि वो लोग कपड़े भी जांच पड़ताल करते हैं, उन्हें दिखाते हैं कि तुम किस तरह के कपड़े पहनते हो और तुम कैसे दिखते हो। मुझे पता है कि तुम्हारे शिष्टाचार में कोई भी बात नहीं आएगी और ना ही कोई गड़बड़ होगी, लेकिन मुझे पता है इससे तुम्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उससे उससे बात नहीं बनती। तुम्हारा पहनावा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जबकि साथ ही साथ वो इंची टिप्स उसका 56 इंच का सीना भी नाप रही थी। मैं बता दूं तुम्हारी माँ एक टाइम पर एक्ट्रेस हुआ करती थी जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत हुआ करती थी और मुझे खुशी हो रही है कि मैं अपने बेटे के लिए इतना सब कुछ कर पा रही हूँ। थियो कहता है कि मुझे पता है कि मेरी माँ के लिए कितना ज्यादा मुश्किल हुआ होगा एक नाजायज औलाद होने के नाते। उन्होंने मेरे ऊपर काफी ज्यादा समय बर्बाद किया है, लेकिन ये उनकी गलती नहीं थी। मैं उस टाइम पर बहुत ज्यादा कमजोर था और पावरलेस था, लेकिन अब नहीं। तब उसकी माँ उसे पकड़ के काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और थियो से कहती है कि तुम्हारी माँ तुम पर काफी ज्यादा भरोसा करती है, मुझे पता है कि तुम कर लोगे। आखिरकार मेरा बेटा स्केलेटन ड्रैगन सोसाइटी में जा रहा है। अपनी माँ से कहता है कि आपको इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है और उन्हें वो जोर से हक कर लेता है और मन के अंदर कहता है कि मैं स्केलेटन ड्रैगन सोसाइटी को पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगा। के 2 हफ्ते बाद हमें स्केलेटन ड्रैगन सोसाइटी का बैंक्वेट दिखाया जाता है और हम नारकियों को किसी का इंतजार करते हुए देखते हैं। जब वो सामने की ओर देखते हैं तब वो हैरान हो जाता है। हमें देखने को मिलता है ये तो थियो होता है जिसकी लुक पूरी तरीके से चेंज हो चुकी थी। नारकियो थियो को देख के कहता है कि यंग मास्टर आपको देख के तो पहचान में ही नहीं आ रहा, आपका न्यू लुक काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। थियो से कहता है कि सर रेमिगसन आप भी मुझे टीज कर रहे हो। मैं बता दूं रेमिगसन ही नारकियो है। नारकियो से कहता है नहीं नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं जेन्युइन हूँ, तुम सच में बहुत अच्छा दिख रहे हो। थियो को कैरेज में बैठने के लिए इनवाइट करता है। तब थियो अपने मन के अंदर कहता है कि हाँ ये पॉइंट की बात कर रहा है, ये बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा। 2 हफ्ते में ना ही केवल मैं बहुत लंबा चौड़ा हो गया हूँ बल्कि मेरा मस्कुल भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, मेरी बॉडी काफी ज्यादा हेल्दी हो चुकी है। 2 हफ्ते की इस ट्रेनिंग में नारकियो रोज आता था मुझसे मुलाकात करने के लिए और रोज आते आते हम दोनों बहुत ज्यादा बॉन्डिंग बन चुकी है और हम दोनों बहुत ज्यादा क्लोज आ चुके हैं। जबकि मेरे साथ जितने सारे फॉलोअर थे वो मुझे फॉलो करके ट्रेनिंग करने के लिए आते थे। एवलिन मुझे टीज करके बोल रही थी हमेशा कि अब मुझे कितना घंटे तक ये सब करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो बस यंग मास्टर थियो को सिखाने के लिए आई थी। अब पता नहीं अब मुझे कब तक झेलना पड़ेगा। और इससे थियो भी काफी ज्यादा परेशान हो गया था कि सीन फिर से प्रेजेंट में आता है जहाँ पर नारकियो उससे कहता है कि यंग मास्टर थियो मैंने सुना है कि आपका फर्स्ट बैंक्वेट है। थियो उसे कहता है कि हाँ मेरा पहला है। तब नारकियो उसे कहता है कि कोई बात नहीं, नर्वस होने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि आप अच्छे से कर लोगे, लेकिन मेरा जो फ्रेंड है एंगसन वो काफी ज्यादा शरारती है, आई थिंक वो तुम्हारे साथ मिसबिहेव भी कर सकता है। लेकिन वो एक्शन ही था जो कि एक्चुअली में मुझे तुम्हारे पास इनवाइट करने के लिए भेजा था। वो तुम्हारे साथ मुलाकात करना चाहता है। आई होप तुम उसे किसी दूसरे तरीके से नहीं देख रहे होगे, ये फ्रेंडली होगा और ऊपर से उसने पूरा बैंक्वेट तुम्हारे लिए प्रिपेयर कर रखा है। ये सुन के थियो थोड़ा सा हैरान हो जाता है और यहाँ पर वो कुछ नहीं बोलता और मन के अंदर ही सोच रहा था कि इसका मतलब ये है कि एक्सन ने मुझे इनवाइट किया है, ना कि मुझे नारकियो ने इनवाइट किया था। लेकिन कोई बात नहीं बेटा, मैं भी देख लूंगा क्या होता है आगे, जो होगा देखा जाएगा। और मुझे ये भी पता है कि वो लोग मेरा बहुत ज्यादा बेइज्जती करेंगे और मेरा मजाक भी उड़ाएंगे। तो बस सीन शिफ्ट होता है, हमें एक्शन को देखने को मिलता है जो कि थियो का ही इंतजार कर रहा था। वो कहता है मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ तुमसे मिलने के लिए मेरे प्यारे खिलौने। मेरे पास अब एक न्यू खिलौना आ रहा है। बेवकूफ थियो रेगनर।